आज हम भारत के पड़ोसी देशों के साथ संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें सबसे पहले हम भारत और पाकिस्तान संबंध के बारे में चर्चा करेंगे। भारत के लिए आज सबसे बड़ी चुनौती पड़ोसियों से बिगड़े तेवर सुधारने की है। चीन से संबंधों के सामान्यीकरण का दारोमदार सीमा विवाद के हल पर अधिक निर्भर है। पाकिस्तान परमाणुविकी कार्यक्रम चिंता का मामला है। इसे विडंबना ही समझा जा सकता है कि आज पाकिस्तान और बांग्लादेश के पारस्परिक संबंध भारत बांग्लादेश संबंधों की अपेक्षा अधिक मधुर है। साथ ही पाकिस्तान और चीन के संबंध भी भारत चीन संबंधों की अपेक्षा अधिक मधुर है। भारत बांग्लादेश सीमा पर छोटी छोटी झड़पें पिछले 20 वर्ष से भी अधिक समय से होती रही है। श्रीलंका के तेवर चढ़े हुए हैं और हर बार रियायत देने के बावजूद नेपाल की ओर से भारत को आक्रामक राजनीति बर्दाश्त करनी पड़ती है। रक्षा मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में रेखांकित किया गया है कि सीमाओं से होने वाली सुरक्षा संबंधी खतरे अनियंत्रित हो रहे हैं और भारत एक कठिन पड़ोस में रह रहा है। आतंकवाद का भय और हथियारों की होड़, नशीली दवाएं और परमाणु प्रौद्योगिकी का विस्तार खतरे उत्पन्न किए हुए हैं, जिस पर सतत ध्यान देने की जरूरत है। भारत की पड़ोस नीति। फरवरी 2005 को पहली बार भारत ने अपनी पड़ोस नीति की घोषणा करते हुए कहा कि वह पड़ोसी देशों की सरकार के साथ कामकाजी संबंध बनाकर रखेगा, लेकिन साथ ही उन देशों में पल रही लोकतांत्रिक आकांक्षाओं को भी प्रोत्साहित करता रहेगा। कुछ देश भारत के बड़े आकार से डरते हैं, लेकिन हम कहना चाहते हैं कि भारत एक तेजी से बढ़ती आर्थिक ताकत है। हमारे पड़ोसी देश इसका लाभ उठा सकते हैं। भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापारिक संबंध बनाना चाहता है। हमारी विदेश नीति के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दिशा में पहला कदम एक शांतिपूर्ण, सुरक्षित एवं स्थिर पड़ोस सुनिश्चित करना है और इसी उद्देश्यों को ध्यान में रखकर भारत अपने पड़ोसी देशों के साथ पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों का विकास कर रहा है। भारत ने हमेशा से पड़ोस की विचारधारा को ऐसी विचारधारा के रूप में परिभाषित किया है जिसके क्षेत्र का ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक समानताओं की मध्य दूरी के इर्द गिर्द निरंतर विकास हो रहा है। आइए अब हम देखते हैं भारत और पाकिस्तान संबंध, इंडो पाक रिलेशन। एशिया महाद्वीप में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की समाप्ति के साथ एक नए संघर्ष की शुरुआत हुई, जिसके परिणाम स्वरूप इस क्षेत्र से शांति शब्द का ही लोप हो गया। यह संघर्ष दो पड़ोसी देशों का संघर्ष है, जिसे भारत पाक संघर्ष के नाम से जाना जाता है। भारत पाक संघर्ष की प्रवृत्ति को सही रूप से समझने के लिए भारत विभाजन में निहित तथ्यों का वस्तुनिष्ठ अध्ययन अपरिहार्य है। विभाजन की घटना ने दोनों समुदायों के बीच घृणा, अविश्वास और वैमनस्य को क्रूरतम ढंग से उजागर किया है। विभाजन के बाद सभी समस्याओं के स्वतः ही सुलझ जाने का सपना देखने वालों ने जब वास्तविकता पर नज़र दौड़ाई तो उन्हें घोर निराशा हुई। पाकिस्तान के जन्म से समस्याएं सुलझने की अपेक्षा अधिक उलझ गई और इस महाद्वीप में एक नए संघर्ष का सूत्रपात हुआ, जो अपनी प्रकृति से कहीं अधिक गहरा और पेचीदा था। कुलदीप नैयर कहते हैं कि विभाजन के लिए आप किसी को भी दोषी ठहराएं, वास्तविकता यह है कि पागलपन ने दो समुदायों और दो देशों के बीच दो पड़ोसियों से भी अधिक समय तक के लिए संबंधों में कड़वाहट उत्पन्न कर दी। दोनों देशों में हर समय और हर कदम पर मतभेद बढ़ता गया और छोटी मोटी बात ने बड़े विवाद का रूप धारण कर लिया। माइकल ब्रेसर कहते हैं कि भारत और पाकिस्तान हमेशा अघोषित युद्ध की स्थिति में रहे हैं। भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्याएं। भारत पाक संबंधों को प्रभावित करने वाली समस्याएं मुख्यतः 3 प्रकार की हैं। पहली है विभाजन से उत्पन्न समस्या, दूसरी भारत विरोधी नीति अर्थात जिहाद, धार्मिक युद्ध की नीति से उत्पन्न होने वाली समस्या, और तीसरा है पाकिस्तान के सीटो सेंटो की सदस्यता तथा भारत की किलेबंदी से उत्पन्न होने वाली समस्या। पहला देखते हैं इसमें विभाजन से उत्पन्न समस्या। भारतीय नेताओं को आशा थी कि देश के विभाजन से शांति और आपसी मेलजोल को बढ़ावा मिलेगा और दोनों देश शांति, सद्भावना और सहयोग के वातावरण में आर्थिक विकास के लंबे और कठिन कार्य में जुट जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान के जन्म के साथ ही कुछ ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो गई जिनके कारण प्रारंभ से ही दोनों देशों के मध्य संबंधों में कटुता आ गई। ये समस्याएं थी, पहला है हैदराबाद विवाद। हैदराबाद भौगोलिक दृष्टि से भारत के अंतर्गत ही मिल सकता था। रियासत के निज़ाम का रवैया बहुत ही अस्पष्ट और अनिश्चयात्मक था।
पाकिस्तान ने हैदराबाद को इस भ्रम में रखा कि मुसीबत के समय वह उसके साथ है। हैदराबाद का निज़ाम एक स्वतंत्र राज्य स्थापित किए जाने का स्वप्न संजोए हुए था, किंतु भ्रम बनाए रखने के लिए वह भारत के साथ विलय की बातचीत भी करता रहा। निज़ाम का मुख्य लक्ष्य दक्षिणी भारत में मुस्लिम वर्चस्व स्थापित करना था। पाकिस्तान के सहयोग और निज़ाम के आशीर्वाद से रजाकारों ने मारकाट, लूटमार और हत्याओं के माध्यम से इस क्षेत्र में भयावह स्थिति उत्पन्न कर दी। परिणामस्वरूप भारत को सैनिक कार्रवाई करनी पड़ी। हैदराबाद रियासत को भारत में सम्मिलित कर लिया गया और निज़ाम को 50 लाख रुपए प्रीवी पर्स के रूप में देना तय किया गया। पाकिस्तान ने इस प्रश्न को 3 बार संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया, किंतु अमेरिका के सिवा उसमें किसी ने भी कोई दिलचस्पी नहीं ली। दूसरा है जूनागढ़ विवाद। जूनागढ़ काठियावाड़ की एक छोटी सी रियासत थी जिसका शासक मुस्लिम था। उसने रियासत को पाकिस्तान में सम्मिलित करने की घोषणा कर दी और पाकिस्तान ने उसका सम्मिलन स्वीकार कर लिया। जबकि वहाँ की अधिकांश जनता हिंदू थी, रियासत की जनता ने नवाब को पाकिस्तान भागने के लिए बाध्य कर दिया और नवंबर 1947 में मुस्लिम दीवान को बाध्य होकर भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित करना पड़ा। लोगों की इच्छा को ध्यान में रखते हुए जनमत संग्रह के बाद जूनागढ़ भारत में सम्मिलित कर लिया गया। पाकिस्तान ने जूनागढ़ के मसले को लेकर भारत विरोधी प्रचार किया। तीसरा है ऋण अदायगी का प्रश्न। विभाजन के उपरांत भारत और पाकिस्तान के बीच कई आर्थिक समस्याएं भी थी। दोनों देशों के बीच आमदनी और कर्ज का बंटवारा एवं लागत धन के बीच संतोषजनक बंटवारा करना था। मुद्रा के संबंध में निर्णय लेना था। व्यापारिक संबंध में तनातनी शुरू हुई क्योंकि पाकिस्तान ने तुरंत ही जूट के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया। आर्थिक समस्याओं में सबसे कठिन विपस्थितियों की संपत्ति की समस्या थी। जो हिंदू शरणार्थी पाकिस्तान में अपनी संपत्ति छोड़कर आए थे उनका मूल्य 3000 करोड़ रुपए था, जबकि जो मुसलमान भारत में अपनी संपत्ति छोड़कर गए थे उनका मूल्य 300 करोड़ ही था। 1950 में नेहरू लियाकत अली समझौते द्वारा इस समस्या का समाधान किया गया। विभाजन के बाद भारत और पाकिस्तान दोनों सरकारों में दायित्व और लेनदारी को समान अनुपात में बांटा जाना चाहिए था, परंतु सौजन्यवश भारत सरकार ने ब्रिटिश सरकार के सारे ऋणभार को स्वीकार किया। इसके उपलक्ष्य में भारत को 300 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष पाकिस्तान सरकार से मिलना था और ये 5 वर्ष बाद दिया जाना तय हुआ, परंतु पाकिस्तान सरकार इस ऋण को देने में टालमटोल करने लगी। दूसरी तरफ भारत को 55 करोड़ रुपए रक्षा संग्रह का पाकिस्तान को देना था। गांधी जी ने दोनों देशों के मधुर संबंध बनाने हेतु यह रुपया भारत सरकार से पाकिस्तान को दिला दिया, जबकि नेहरू और पटेल का मत था कि वह रुपया पाकिस्तान को नहीं दिया जाना चाहिए। उस समय कश्मीर में युद्ध चल रहा था और नेहरू व पटेल का विचार था कि इस धन का उपयोग पाकिस्तान और अधिक हथियार खरीदकर युद्ध तेज करने के लिए करेगा। चौथा है नहरी पानी विवाद। पंजाब के राजनीतिक विभाजन के कारण नहरी पानी विवाद उत्पन्न हुआ। ये नहरें आर्थिक दृष्टिकोण से उस समय बनाई गई थी जब विभाजन का विचार तक किसी के मस्तिष्क में नहीं था। विभाजन के कारण नहरों के पानी का असंतुलित विभाजन हो गया। पंजाब की 5 नदियों में से सतलज और रावी दोनों देशों के मध्य बहती है। झेलम और चिनाब पाकिस्तान के मध्य और व्यास पूर्णतः भारत में बहती है। परंतु भारत के नियंत्रण में वे तीनों मुख्यालय आ गए जिनसे दोनों देशों की नहरों को पानी की आपूर्ति होती थी। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रदेश सिंचाई के लिए इन नहरों पर ही आश्रित है। पाकिस्तान को यह आशंका प्रारंभ हो गई थी कि भारत जब चाहे पानी बंद करके उसकी जनता को भूखों मार सकता है। अतः विभाजन के तुरंत पश्चात से ही नहरी पानी को लेकर दोनों देशों में विवाद उत्पन्न हो गया। 1949 में एक अमेरिकी विशेषज्ञ डेविड लिलियनथल ने इस समस्या को राजनीतिक स्तर से हटाकर तकनीकी व व्यापारिक स्तर पर सुलझाने की सलाह दी और इसके लिए विश्व बैंक से मदद लेने की सिफारिश की। सितंबर 1951 में इस बैंक के अध्यक्ष यूजिन ब्लैक ने मध्यस्थता करना स्वीकार कर लिया। यूजिन ब्लैक और उसके बाद मिस्टर एलिक के सहयोग से वर्षों तक बातचीत चलने के उपरांत 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच जल के प्रश्न पर समझौता हो गया। इसको 1960 का सिंधु जल संधि, इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं, जिस पर प्रधानमंत्री नेहरू और राष्ट्रपति अयूब खान ने स्वयं रावलपिंडी में हस्ताक्षर किए।
12 जनवरी 1961 को इस संधि की शर्तें लागू कर दी गई और इस प्रकार दोनों देशों के बीच का एक बहुत बड़ा झगड़ा शांत हो गया। पांचवा है शरणार्थियों का प्रश्न। विभाजन के बाद मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान में सांप्रदायिक दंगे करवाए, जिससे हजारों की संख्या में शरणार्थी भागकर भारत आ गए। पाकिस्तान में हिंदुओं का जीवन और इज्जत सुरक्षित नहीं थी। हजारों व्यक्ति वहां मौत के घाट उतार दिए गए। हजारों महिलाओं के साथ बलात्कार हुए, जिसकी भारत में भी प्रतिक्रिया होना स्वाभाविक था। यहाँ भी कई स्थानों पर दंगे हुए और मुसलमान भागने लगे। भारत की धर्मनिरपेक्ष सरकार उनकी रक्षा करती थी, परंतु पाकिस्तान की सरकार हिंदुओं की रक्षा नहीं करती थी। इसलिए जितनी बड़ी संख्या में विस्थापित पाकिस्तान से आए, उतनी बड़ी संख्या में भारत से पाकिस्तान नहीं है। बाद में भी पाकिस्तान में हिंदू शरणार्थी अनवरत आते रहे। ये शरणार्थी पाकिस्तान में अपनी ज़मीन और संपत्ति छोड़ आए थे। भारत ने पाकिस्तान से क्षतिपूर्ति की मांग की, जिसे वह देने में आनाकानी करता रहा। शरणार्थियों की समस्या आज भी बनी हुई है। जब भी पाकिस्तान में सांप्रदायिक अत्याचार होते हैं तो हिंदू अल्पसंख्यक भारत की ओर भाग खड़े होते हैं।